हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे 25 आपके एमसीक्यू या मैं ये कहूँ आपके 25 पीवाईक्यू। तो ये पीवाईक्यू सीरीज आप लोगों की चली हुई है जिसके अंदर मैं आपको 350 क्वेश्चन करा चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को चेक नहीं किया तो एक बार ज़रूर देखना जो आपके 350 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्योंकि सारे के सारे आपके क्या है, ये पीवाईक्यू है। आप कोई भी एग्जाम दोगे कॉमर्स से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो उसमें ये आपकी बहुत ही हेल्प करेंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका 351, ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल टू। तो भाई जो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है कि सभी ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल, तो ये स्टेटमेंट आपकी कौन सी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर आपके एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दी है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ई। तो देखिए ये सारे के सारे आपके पीवाईक्यू है, किसी ना किसी एग्जाम में आपके आ रखे हैं। तो ये स्टेटमेंट आपके एप्लीकेबल होगी कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ई हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आपका ये वाला जो चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी अच्छे से कीजिए। और आज की इस वीडियो में जो हम ये क्वेश्चन करेंगे ये मैंने उठाया आपके बिजनेस मैनेजमेंट से, क्योंकि आप बच्चों की डिमांड थी कि भाई बिजनेस मैनेजमेंट से, बिजनेस स्टडीज से, मैनेजमेंट के क्वेश्चन है ये, बिजनेस स्टडीज से भी क्वेश्चन लेके आइए। तो आज के सारे 25 क्वेश्चन आपके बिजनेस स्टडीज से उठाए गए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस द लाइबिलिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर। जो सोल प्रोप्राइटरशिप आपकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो प्रोप्राइटर है, मीन्स जो ओनर है, उसकी लाइबिलिटी है वो क्या रहती है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सोल प्रोप्राइटर में जो लाइबिलिटी है वो क्या रहेगी, अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 353। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज रिलेटेड टू। तो कंपनी एक्ट 2013 का जो ये सेक्शन है 2 और उसका सबसेक्शन 62 है, ये आपका किससे रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट क्लोज से है, 1% कंपनी से है, या फिर आपका नेम क्लोज से, या फिर कैपिटल क्लोज से है। तो यह इसका राइट आंसर होगा आपका 1% कंपनी, ऑप्शन बी, ठीक है। तो देखिए 2017 में आपका ये क्वेश्चन आ रखा है। तो ये यहाँ पे जितने भी पीवाईक्यू है ये आपके किसी भी स्टेट में अगर आपका कोई भी पीजीटी का आपका एग्जाम हुआ है या कोई भी आपका टेट लेवल का आपका एग्जाम हुआ जैसे स्टेट वगैरह है, ठीक है, तो वहाँ से आपके सारे के सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेयर होल्डिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट इन अ गवर्नमेंट कंपनी शुड बी। तो भाई शेयर होल्डिंग्स ऑफ अ गवर्नमेंट इन गवर्नमेंट कंपनी, जो गवर्नमेंट कंपनी है किसको एक तरह से हम गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे, जब गवर्नमेंट की कितनी शेयर होल्डिंग्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, 51%, ठीक है, 51 या फिर इससे ज़्यादा अगर गवर्नमेंट की किसी कंपनी में होल्डिंग है तो वह बेसिकली आपकी कौन सी कंपनी बन जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी आपकी बन जाएगी। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट, जो एक पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम, यहाँ पे नंबर की बात करती हूँ, तो मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए पब्लिक कंपनी के अंदर। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो 7 मेंबर होने चाहिए मिनिमम। और आप अब मुझे मैक्सिमम बताना पब्लिक कंपनी में जो मैक्सिमम नंबर होंगे पब्लिक कंपनी में वो कितने होंगे, ठीक है। तो कमेंट कीजिए अपना आंसर, और ज़रूर से अपना आंसर कमेंट किया करें, क्योंकि जितना आप अपना आंसर है जितना लिखोगे या कहीं पे कमेंट करोगे तो उससे आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कमेटी आर कॉन्स्टिट्यूटेड। जो कमेटीज़ है, ठीक है, वे कॉन्स्टिट्यूट की जाती है किस लिए, फॉर अ पर्पज़ विच इज़ टेम्परेरी नेचर के पर्पज़ के लिए, या फिर पर्पज़ विच इज़ परमानेंट इन नेचर, या फिर बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कमेटी है उनको जो हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो भाई वो दोनों ही पर्पज़ के लिए की जा सकती है। कभी कभी हम टेम्परेरी नेचर के पर्पज़ के लिए भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो कभी कभी परमानेंट के लिए भी। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन है राइट आंसर, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आपको इन वीडियोस से बेनिफिट हो रहा है तो लाइक कीजिए, और जितना हो सके उतना कॉमर्स स्टूडेंट के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बिजनेस वेयर ओनली मेल मेंबर्स कैन बिकम पार्टनर्स। तो भाई ऐसी कौन सी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सिर्फ जो मेल मेंबर होगा वही आपका पार्टनर बन सकता है। तो देखिए अभी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पहले ऐसा था कि भी जो मेल मेंबर था वही पार्टनर बन सकता था। लेकिन यहाँ पे पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि पहले कौन सी बिजनेस जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें मेल मेंबर ही आपका क्या बन सकता था, पार्टनर था, वह थी आपकी ज्वाइंट हिंदू फैमिली। लेकिन 2005 के अंदर यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया, और उसमें फिर वहाँ पे अमेंडमेंट में बेसिकली यही निकल के आया कि भी जो फीमेल है, फीमेल भी क्या हो सकती है,
वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली की मेंबर हो सकती है बाय बर्थ। तो पहले क्या था, जो बाय बर्थ मेल मेंबर है वही क्या थे, एक तरह से पार्टनर थे ज्वाइंट हिंदू फैमिली के। लेकिन अब जो फीमेल मेंबर है, फीमेल भी हो सकती है, और यहाँ तक कि वो आफ्टर मैरिज भी उसका उतना ही राइट है, अगर वो चाहे तो अपना अधिकार शादी के बाद भी ले सकती है ज्वाइंट हिंदू फैमिली में। तो अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका इरिलेवेंट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई पहले ये सिचुएशन होती थी, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म देयर शुड बी एटलीस्ट 2% एंड मैक्सिमम, कि जो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म की फॉर्मेशन के लिए कम से कम कितने %, तो ये तो हमें पता भी पार्टनरशिप हमारी कब हमारी एग्जिस्टेंस में आ सकती है, जब 2 पर्सन्स मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम होंगे हमारे 50। तो यहाँ पे डाउट हो सकता है बच्चों को, कहीं कहीं पे आपका 100 भी देखने को मिलता है और कहीं पे आपको 50। तो यहाँ पे जो आंसर आपको देना वो देना 50 आंसर कैसे होगा, देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट जो फिक्स की गई है पार्टनर्स की वो क्या है, जो हमारा एक्ट है जो कंपनी एक्ट 2013 है, उसका एक सेक्शन है 464, ठीक है। उसने क्या कहा कि भाई जो मैक्सिमम लिमिट होगी ना पार्टनर्स की, उसको कौन डिसाइड करेगा, उसको डिसाइड करेगी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि भाई कितने मैक्सिमम आपके पार्टनर होने चाहिए। लेकिन इसी के साथ ही आपका एक मिसलेनियस रूल आया 10/2014 में, तो वहाँ पे उसने स्पेशली कहा कि भाई जो गवर्नमेंट है ना वो मैक्सिमम है ना 100 से ज़्यादा नहीं आपके कर सकती, ठीक है। फिर गवर्नमेंट को कहा गया कि भाई आप 100 जो मैक्सिमम लिमिट होगी ना, तो 100 मैक्सिमम लिमिट आप डिसाइड करोगे, और फाइनली जो गवर्नमेंट है उसने जो लिमिट यहाँ पे डिसाइड की वो आपकी 50 लिमिट डिसाइड की है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा 50। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। और देखिए ये आपका DSSB PGT मेल जून के अंदर 2021 में आपका एग्जाम हुआ था, वहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है। बार बार बोलती हूँ ये सारे के सारे आपके PYQ है, किसी ना किसी एग्जाम में आपके आ रखे हैं, तो इन सब को ज़रूर करें, क्योंकि घुमा फिरा के ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाने हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज आपकी जो चेंज आपको मिल सकती है, लैंग्वेज में थोड़ा सा ऊपर नीचे होके, अदरवाइज क्वेश्चन आपके ऐसे ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच वन इज़ नॉट अ फीचर ऑफ ए ग्लोबल एंटरप्राइज। जो ग्लोबल एंटरप्राइज है उसका यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है एक फीचर नहीं है, तो कौन सा नहीं है। ग्लोबल एंटरप्राइज मीन्स जो इंटरनेशनल लेवल पर जो, ठीक है, काम करती है। तो यहाँ पे अगर बेसिकली बात करती हूँ, राइट आंसर होगा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग रीजनल बैलेंस से। तो रीजनल बैलेंस में एक तरह से जो बैलेंस बना के चलना रीजनल, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ग्लोबल एंटरप्राइज का फीचर नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जो इंटरनेशनल आपके जैसे IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो ये जो बड़े बड़े यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, ठीक है, या हम क्या बोलते हैं इनको, जो भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है हमारे, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो, तो इन सब का काम है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब की फॉर क्रिएटिंग द रीजनल बैलेंस। तो ये हो जाएगा आपका क्या राइट आंसर डी, और KVS के अंदर आपका ये क्वेश्चन आ रखा है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 361, जो कि आपका DSSB PGT मेल जुलाई 2018 में एग्जाम हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर भाई इंश्योरेंस बिजनेस को कौन रेगुलेट करता है, तो उस बॉडी का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे है आपका IRDA, ठीक है, IRDA आपकी रेगुलेटरी बॉडी है फॉर इंश्योरेंस बिजनेस इसके लिए। तो इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, IRDA की, ठीक है, IRDA बोल देते हैं इसको, तो इसकी फुल फॉर्म आप बताना, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 362, डॉक्ट्राइन ऑफ सेब्रोगेशन इज रिलेटेड विद। तो जो ये आपका प्रिंसिपल है, डॉक्ट्राइन एक तरह से प्रिंसिपल बोल सकते हैं ऑफ सेब्रोगेशन का, तो ये किससे रिलेटेड है। तो अगर आपने अच्छे से किया है तो इंश्योरेंस का जो चैप्टर है, तो इंश्योरेंस के आपके कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, तो उन्हीं में से एक प्रिंसिपल आपका डॉक्ट्राइन ऑफ सेब्रोगेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा जनरल इंश्योरेंस एक्ट 1971। ये भी आपका DSSB में एग्जाम आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कमर्शियल बैंक डू नॉट परफॉर्म वन फंक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई ये यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है, तो हमें बताना कि भी कौन सा फंक्शन है जो कि कमर्शियल बैंक है वो परफॉर्म नहीं करता। तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स भी कमर्शियल बैंक करेगा,
ठीक है, किसी को लोन एडवांस देना ये भी करेगा, फाइनेंसिंग द प्रायोरिटी सेक्टर, लेकिन इशूइंग द करेंसी नोट ये कमर्शियल बैंक का काम नहीं है। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज अ कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी। जो कमर्शियल बैंक है वो मनी कैसे क्रिएट करता है? तो कमर्शियल बैंक क्रिएट करता है मनी बाय लेंडिंग अ पार्ट ऑफ इट्स डिपॉजिट। जो भी उसके पास जो डिपॉजिट्स है उसका ही कुछ पार्ट लेंड करके कमर्शियल बैंक क्या करता है, जो मनी है उसको क्रिएट करता है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। डैश इज ऑल्सो नोन एज मैनी टू वन। ठीक है, मैनी टू वन की भी नीचे 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना भाई मैनी टू वन। तो ये है आपका ECS डेबिट, ECS डेबिट। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि भी मल्टीपल आपके डेबिट होंगे तो एक आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। मल्टीपल क्या होंगे, डेबिट, तो एक होगा क्रेडिट। तो बेसिकली ये कई सारे इंस्टीट्यूशन है जो ये फैसिलिटी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि भी एक साथ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करूँ जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज है, तो आपके डिफरेंट जो कस्टमर है तो उन सभी के अकाउंट्स में से क्या कर लिया जाएगा, हर महीने जो भी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है वो ले लिया जाएगा। तो कस्टमर का अकाउंट कहीं ना कहीं डेबिट हो जाएगा और जो बैंक है या जो इंस्टीट्यूशन है उसके पास पैसा आएगा तो उसका क्रेडिट हो जाएगा। तो एक के पास से मल्टीपल पर्सन्स के पास से पैसा कटेगा और सारा पैसा एक जगह चला जाएगा, तो वो बेसिकली हमारे क्या कहलाता है, ECS डेबिट। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका क्या, फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 366, प्रिंसिपल ऑफ उबेरीमई फिदाई इम्प्लाइज फॉर द। ठीक है, तो ये जो आपका प्रिंसिपल है तो ये बेसिकली आपका वही फिर से इंश्योरेंस है, जो इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका एक प्रिंसिपल है। और इस प्रिंसिपल का मतलब आपका क्या है कि भी एब्सोल्यूट गुड फेथ बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। जो इंश्योरर होगा और जो इंश्योर्ड होगा उनके बीच में एक गुड फेथ होना चाहिए। मींस जब भी इंश्योरेंस कराया जाए तो दोनों की ही तरफ से, ठीक है, कोई भी बात छिपानी नहीं है। तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे अच्छे से भाई सारी बातें खोलकर एक तरह से यहाँ पे बतानी है। तो ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल है, उबेरमई फिदाई। ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। तो भाई कौन सा प्रिंसिपल है जो कि आपका बेस्ड नहीं है किस पर, इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मीन्स भाई क्षतिपूर्ति करना। ठीक है, तो जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस है ना, ये प्रिंसिपल अगर हम बात करते हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट लाइफ इंश्योरेंस है इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्योंकि यहाँ पे क्षतिपूर्ति का मतलब क्या है कि भाई अगर हम किसी सामान की बात करते हैं, अगर उसका हमारा नुकसान हुआ है तो भाई उसकी तो पूर्ति की जा सकती है कि भाई हम बता सकते हैं कि भाई 3 लाख का सामान है वो हमारा जल गया या कुछ भी हो गया, चोरी हो गया। लेकिन जो एक, ठीक है, जो एक पर्सन है उसकी लाइफ की कोई कीमत नहीं है, उसकी हम एक तरह से क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। KVS में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल गवर्निंग इंश्योरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है फिर से वही बताया गया है कि यहाँ पे मेन प्रिंसिपल ही आपको बताना है इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो प्रॉफिट आपका नहीं होगा और आपका एटमोस्ट गुड फेथ भी है, इंडेमनिटी भी है आपका और कोज प्रोक्सिमा भी है आपका। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है कई सारे, इनको अच्छे से करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अगर लाइफ इंश्योरेंस कराना है तो उसके रिगार्डिंग भी आपका कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे होगा आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि भी जिस पर्सन का हम लाइफ इंश्योरेंस कराएंगे तो उसमें हमारा जो पर्सन कराएगा, जिसका कराएगा, ठीक है, तो जो कराएगा उसको कुछ ना कुछ इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। मीन्स कि भी उसके होने से उसको फ़ायदा, उसके ना होने से उसको लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो होना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे नहीं हम किसी भी पड़ोसी का इंश्योरेंस हम नहीं कराएंगे, या तो हस्बैंड वाइफ का कराएगा या वाइफ हस्बैंड का या फिर अपने बच्चों का कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, लेकिन हम ऐसे चलते फिरते किसी आदमी का इंश्योरेंस नहीं करा सकते क्योंकि उसमें हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, जो कि DT+B में आ रखा फिर से, क्या ISO एज अ प्रोसेस ऑफ बिजनेस स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंड। तो जो भी ISO है इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग आइडेंटिफाई। तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो आइडेंटिफाई करती है क्या, द ऑप्टिमम क्वांटिटीज ऑफ द वेरिएबल एंड द मैक्सिमम
प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट दैट कैन बी एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोनों ही होंगे, ठीक है, बोथ ए एंड बी। ये भी आपका DSSB में आ रखा है। नेक्स्ट आपका एलिमेंट ऑफ TQM इंक्लूड्स। तो भाई TQM की फुल फॉर्म क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना TQM की फुल फॉर्म क्या है। तो मैं बताती हूँ आपको कि भाई एलिमेंट क्या है TQM के, कि भाई इसमें हमारे बेसिकली क्या रहता है, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, सप्लायर क्वालिटी, सप्लायर पार्टनरशिप। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका सारे के सारे आपके होंगे, ठीक है। कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट भी इसमें रहता है आपका, क्वालिटी पे भी यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। तो और आप मुझे TQM की फुल फॉर्म बताना। व्हाट इज MBO, MBO क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हमारा बेसिकली क्या है, MBO की फुल फॉर्म क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज रिलेवेंट फॉर नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग KPO। तो ये बेसिकली हमारा बताना इससे कौन सा रिलेटेड है। तो राइट आंसर होगा आपका इन्वेस्टमेंट रिसर्च सर्विस। तो KPO में हम बेसिकली बात करते हैं नॉलेज की, जब भी इंटेलेक्चुअल लेवल की हम बात करेंगे तो वो हमारे किस में आएगा, KPO में। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा इन्वेस्टमेंट रिसर्च सर्विस। नेक्स्ट है और जो कि लास्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज वॉज। यहाँ पे जो कंसेप्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है, MBO वॉज प्रोपेगेटेड बाय, मीन्स ये किसने दिया था आपका, ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो ये आपका दिया था पीटर F ड्रकर ने, D है राइट आंसर। और ये आपका दिया था 1954 के अंदर, और ये जब उनकी एक बुक आई थी प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, तो तब आपका ये कंसेप्ट दिया गया था पीटर F ड्रकर के द्वारा। तो ये थे आज की वीडियो में हमारे 25 क्वेश्चन, और इसी के साथ ही हमारे टोटल 375 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आपको आगे भी वीडियोज़ मिलती रहेंगी जिसमें हम और PYQ लेके आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो न्यू 25 PYQ के साथ। तो अपनी जो तैयारी उसको अच्छे से करते रहिए, जितना उसके उतना MCQ कीजिए, जैसे भी कहाँ से भी, ठीक है, जहाँ से भी आपको मिले, कहीं से भी मिले तो दिन में आप 50 या फिर 100 MCQ जरूर कीजिए, जहाँ से भी आपको मिले वहाँ से कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।